साहित्य निधि में सुनिए सुप्रसिद्ध लेखक और कवि डॉक्टर रामदरस मिश्र की लिखी हुई कहानी विदूषक। डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने इसी वर्ष अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी महत्वाकांक्षा नहीं पाली, इसीलिए वो तनाव रहित जीवन जीते रहे और 100 वर्ष जी पाए। प्रस्तुत है कहानी विदूषक। जब भी गांव जाता हूँ, मन में अपने बचपन के सहपाठियों और मित्रों से मिलने की एक अजीब बेचैनी भरी होती है। इस जीवन यात्रा में कुछ तो नवयौवन के पड़ाव पर ही अभावों से टूट कर गिर पड़े, जैसे आंधी में टिकोरे। कुछ बाद में टूटे, कुछ बीमारी या अस्वस्थता की लपेट में आ गए। यानी एक एक करके न जाने कितने चले गए, और कितनों से तो जो दूसरे गांवों के थे, युगों से भेंट ही नहीं हुई। पता नहीं कौन क्या कर रहा है, जीवित भी है कि नहीं। गांव के भी कई सहपाठियों से जमाने से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वे नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जब मैं गांव पहुंचता हूं तो वे नहीं होते, और वे पहुंचते हैं तो मैं नहीं होता। यही स्थिति मेरे बचपन के बहुत जीवंत दोस्त जोगी राय की थी। वे रेलवे में काम करते थे और अपने ढंग से गांव आते जाते रहे होंगे। मैं जब भी गांव पहुंचता, और कितना कम पहुंचता हूं, और उनके बारे में जब पूछता, आए हैं क्या, उत्तर नहीं में मिलता। संयोग से इस बार होली के आसपास घर पहुंचा। इस बार पूछा तो ज्ञात हुआ कि वो तो अब नौकरी से रिटायर होकर गांव में ही रहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे मन में स्कूल के दिन खेलने लगे। हाँ, खेलना कहना ही अधिक संगत होगा, क्योंकि जोगी राय के साहचर्य में समय खेलता हुआ ही अनुभव होता था। चाचा जी, जोगी राय को बुला लाऊं? अरे नहीं, मैं ही मिल लेता हूँ चलकर। आप कहाँ मिलेंगे उनसे? पता नहीं खेत में होंगे या खलिहान में, भैंस चरा रहे होंगे या कहीं गए होंगे। मैं तो जाकर उनके घर सूचना दे दूंगा कि वो आए तो जरा भेज दिया जाए, और मिल जाएंगे तो क्या बात। जोगी राय विदूषक रहे हैं, ये बात उनके समय के लोगों को तो ज्ञात रही ही है। नई पीढ़ी भी इसकी कुछ ना कुछ झलक देख चुकी होगी, तभी तो सभी लोग जोगी राय का नाम आते ही हंसने लगते हैं। उस समय भी सबके चेहरों पर हंसी की एक चमक थी। भतीजा लौटकर आया तो बताया कि जोगी राय संयोग से मिल गए थे। वो खेत की ओर जा रहे थे। बोले, अच्छा तुम्हारे चाचा जी आए हैं? आऊँगा, अभी जरा खेत की ओर जा रहा हूँ। जोगी राय से मिले जमाना हो गया था, और वो अभी उसी तरह मेरे भीतर छाए हुए थे, इसलिए उनसे मिलने की उतावली अनुभव कर रहा था। परंतु जोगी राय शाम तक नहीं आए। रात भी हो गई। एक बार मन में चोट सी लगी। मुझे कितनी ललक है इस आदमी से मिलने की, और ये मेरा आना सुनकर भी, बल्कि बुलाए जाने पर भी नहीं आया। पूरा दिन बीत गया। लोग निहायत कामकाजी हो गए हैं। किसी को किसी से मिलने की फुर्सत कहाँ है इन दिनों, चाहे कोई बम्बई से आए, चाहे दिल्ली से, चाहे सिंगापुर से। नहीं, जोगी राय ऐसे नहीं हो सकते। किसी जरूरी कामकाज में फंस गए होंगे। आखिर मेरी तरह सभी लोग फुर्सत में तो हैं नहीं। जोगी राय का जीवंत अतीत बार बार सामने आता था, और विश्वास नहीं करने दे रहा था कि वो इतने ठंडे हो गए हैं, कि इतने दिन बाद अपने बचपन के प्रिय मित्र से मिलने नहीं आ रहे। और मेरे बार बार न चाहने पर भी उनका दूर और पास का अतीत मेरे मन को दस्तक दे रहा था। अपने तमाम दोस्तों के बीच जोगी जोगी थे। उनका व्यक्तित्व तो अलग था ही, उनकी पारिवारिक परिवेश भी कुछ अलग था। तमाम गरीब ब्राह्मण घरों के बीच जोगी राय का घर संपन्न कहा जाता था। तमाम कच्चे घरों के बीच उनका पक्का मकान अलग से चमकता था। उनके घर में एक बड़ा सा दड़ियल बकरा और एक खूंखार कुत्ता था। हम लोग उनके घर के पास से गुजरने में डरते थे। उनका कुत्ता भौंकता हुआ खदेड़ देता था, और बकरा भी सामने पड़ने पर खतरा बन जाता था। यानी कई तरह से उस घर की अलग पहचान बन गई थी। और जोगी राय भी अपनी खुद की पहचान थे, लेकिन अपने पक्के मकान, कुत्ते बकरे के आतंक से अलग एक व्यंग्य विनोद की पहचान। अन्य सारे साथी एक दूसरे के जैसे दिखाई पड़ सकते थे, किंतु जोगी राय बस जोगी राय थे, अपने में मस्त, अवधूत और खिलंदड़।
मुझे याद है कि वो 5-6 साल तक गांव में नंगे घूमते थे, कोई परवाह नहीं किसी के कुछ कहने सुनने की। लोग छेड़ते तो हंसते थे, रोते हुए घर नहीं भागते थे। कभी मेढक पकड़कर, कभी केचुआ पकड़कर, कभी हाथ में जोक लेकर अपने दोस्तों को पकड़ाते थे। वे रोते हुए भागते थे और जोगी राय हंसते रहते थे। कोई मोटे पेट वाला अतिथि उनके घर आया। वो दोपहर को सोया हुआ था। जोगी राय के साथ खेलता हुआ मैं उनके घर पहुंचा तो जोगी राय उस अतिथि को देखकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए इशारा करने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिर पास से एक तिनका ले आए और अतिथि गहरी ठोड़ी में डालकर गुदगुदी करने लगे। मुझे हंसी आ रही थी और डर भी लग रहा था कि जोगी राय खुद तो इसका फल भोगेंगे ही, मुझे भी सहना पड़ेगा। मैंने इशारों से उन्हें मना भी किया, किंतु वे मंद मंद मुस्कुराते उसकी ठोड़ी में तिनका हिलाए जा रहे थे। वो नींद में अटपटापन अनुभव कर करवट बदल लेता था। कुछ देर बाद फिर जोगी राय का काम शुरू हो जाता था। थोड़ी देर बाद आजिज आकर वो मेहमान जाग गया। अधकचरी नींद के नाते उसकी आंखें लाल लाल थीं। जोगी राय खिलखिलाते हुए अंदर भाग गए। मैं भी डर कर घर लौट आया। दूसरे दिन जोगी राय मिले तो पूछा, क्या हुआ? अरे भाई, बड़ी मार पड़ी। उसने मेरे बाप से कह दिया और मेरी जमकर धुनाई हुई, कहकर जोगी राय खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे, तुम मार खाने की कथा सुनाकर इतना हंस रहे हो? अरे, मार ना खाई जाए तो फिर छेड़छाड़ का मजा ही क्या है यार। देखो, आज वो सोएगा तो फिर वही करूँगा जो कल किया था। कितना मज़ा आ रहा था यार उसकी गहरी ठोड़ी में लकड़ी कोंचने में। देखा नहीं, गुदगुदी से उसका मोटा पेट कैसे हिलता था। ना जाने कितने छोटे मोटे प्रसंग जोगी राय की हंसी और सजा से भीगे हुए हैं। जोगी राय जो अब गर्दन को झटका देते हुए चलते हैं, वो भी उनकी हंसी की ही सजा है। हमारे एक अध्यापक थे, वो रह रह के गर्दन को झटका देते थे। जोगी राय उन्हें देखते थे, मुस्कुराते थे और बाद में खिलखिलाकर हंसते थे। कहते थे, कैसा उल्लू मास्टर मिला है हम लोगों को, गर्दन यूँ फेंकता रहता है जैसे उसे मिर्गी आ रही हो। जोगी राय पढ़ने में बहुत सामान्य थे। क्लास में मास्टरों के पूछने पर सही जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए पिटते भी थे। उस दिन उसी गर्दन झटक मास्टर की क्लास में हम बैठे हुए थे। उन्होंने मार्क कर लिया कि जोगी उनकी गर्दन झटक देखकर मुस्कुरा रहा है। गुस्से में उसने कोई सवाल पूछ लिया। जोगी राय ने उसी तरह गर्दन झटकते हुए कहा कि जवाब नहीं सूझ रहा है। फिर क्या था, उन पर गर्दन झटक मास्टर का गुस्सा उतरना ही था। जब लोग छुट्टी में घर लौट रहे थे तो हमने कहा, हाय बेचारे जोगी को बड़ी मार पड़ गई। जोगी खिलखिलाकर सामने आ गए। अरे यार, छोड़ो मार वार की, जो मज़ा उसे चिढ़ाने में आया उसके बारे में सोचो। और जोगी बार बार गर्दन झटक कर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। फिर तो उनका शगल हो गया और कुछ दिनों बाद स्वयं उनकी आदत पड़ गई। अब वे झटके पर झटका देते हुए चलते रहते हैं। जोगी राय तथा उन जैसे लोगों के बारे में मैं बाद में सोचता रहा हूँ कि उन्हें अवसर मिला होता तो क्या उनकी वो व्यंग विधायिनी प्रतिभा साहित्य में चमकी ना होती, जो बचपन या युवावस्था में एक हल्के फुल्के विनोद और शरारत के रूप में ली जाती रही है। जोगी राय जिस तरह व्यंग विनोद की कथाएं गढ़ते थे, उससे उनके भीतर छिपी हुई शक्ति के संकेत मिलते थे। उन्हें अवसर मिला होता तो क्या वो दूसरे हरिशंकर परसाई नहीं बने होते। उनके व्यंग्य विनोद अपने आसपास की जीवंत स्थितियों एवं चरित्रों से फूटते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे स्वयं अपने व्यंग्य विनोद को जीते थे। उनके परिणामों को हंसते मुस्कुराते झेलते थे, बल्कि उनकी मान्यता थी कि व्यंग्य विनोद करने का मजा ही क्या यदि उसकी सजा न मिले। अब तो आलम यह है कि बड़े से बड़े व्यंग्यकार सुरक्षित होकर व्यंग्य करते हैं, यानी वे चाहते हैं कि वो दूसरों पर चोट तो करें किंतु वो स्वयं सुरक्षित रहें। यदि उन्हें कोई प्रतिफल भोगना पड़ता है तो साहित्य में हाय तौबा मच जाती है। जोगी राय किसी पर हमला नहीं करते थे, बस विनोद करते थे और जीते थे। हम लोगों के सहपाठी थे इंद्रासन। वो वैसे तो शक्तिशाली थे किंतु थे थोड़े इस तरह स्वभाव के। उनकी चाल में, उनकी बोली में जनानापन था। एक दिन जोगी राय ने दोस्तों के बीच उड़ा दिया कि इंद्रासन साड़ी और टिकरी करैया अर्थात माथे पर पहनने का गहना पहनकर
लड़कियों के साथ गीत गाते जा रहे थे। धत लबार कहीं का, अंड बंड बकता रहता है। हम में से किसी ने डांटा, अरे आप लोग झूठ मान रहे हैं, उन्होंने टिकरी करैया तो खास तौर पर कलकत्ता से अपने चाचा से मंगाई है। जोगी हंसने लगा, कलकत्ता से? हाँ, आप लोग नहीं जानते? अरे इस बार इंद्रासन के चाचा कलकत्ता जाने लगे तो उन्होंने पूछा, अरे इंद्रासन इस बार आऊँगा तो तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊंगा। इंद्रासन चुप रहे तो चाचा ने पूछा, धोती कुर्ता? इंद्रासन चुप। जूता टोपी? इंद्रासन चुप। छाता घड़ी कलम, कुछ तो बोलो। इंद्रासन चुप रहे तो चाचा ने जोर देकर कहा, अरे बोलता क्यों नहीं? एकाएक हाथ चमकाते हुए इंद्रासन बोल पड़े, ए चाचा मेरे लिए तो लाइएगा टिकरी करैया, रैया 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 रैया। जोगी ने जो नकल करके बताया तो सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो क्या हुआ? फिर तो चाचा ने इंद्रासन की पीठ पर एक लात मारकर कहा, भाग साला जंखा, हमारे घर में तुम्ही को पैदा होना था। तो फिर क्या टिकरी करैया भेजा उन्होंने? अरे वे काहे को भेजते, तुम ही तो कह रहे थे कि कलकत्ता से मंगाई हुई टिकरी करैया पहनकर हुक्का बजा रहे थे। हाँ, वे लड़कियों से कह तो यही रहे थे कि ये कलकत्ता से आई है, लेकिन उन्होंने यहीं के सोनार से बनवा ली है। सोनार मुझको बता रहा था। कुछ दिनों बाद हम लोग शाम को खेत में रामलीला का खेल देखने के लिए जुटे। ये तय होने लगा कि कौन क्या बनेगा, और सारे पार्ट तो बट गए। कोई सीता बनने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि इंद्रासन भी नहीं। वे लक्ष्मण बनने की जिद कर रहे थे। हम में से किसी ने कहा, अरे भाई तुम जिस योग्य हो उसका पार्ट लो, तुम तो लड़कियों के बीच साड़ी पहनकर गाते बजाते हो और तुम्हारे पास कलकत्ता से मंगाई गई टिकरी करैया भी है, तुम ये सब पहनकर सीता के रोल में खूब जमोगे। इंद्रासन उत्तेजित हो गया और झगड़ा करने को तैयार हो गया। तो उस लड़के ने कहा, मुझसे क्यों झगड़ते हो, जिस आदमी ने सूचना दी है उससे निपटो। और उसके बाद कई दिन तक गाली देते हुए इंद्रासन जोगी राय को खोजते रहे, और जोगी राय छिप छिप कर बचते रहे और हंसते रहे। पूरे गांव में हल्ला हो गया टिकरी करैया का। इंद्रासन जहाँ से गुजरते किसी गली से आवाज़ आती, टिकरी करैया रैया रैया रैया। फिर तो तंग आकर इंद्रासन ने खुद ही जोगी राय का पीछा छोड़ दिया। मेरे एक सहपाठी थे रामलाल। एक दिन देखा कि वे गाली देते हुए जोगी राय को खदेड़ रहे हैं और जोगी राय हंसते हुए भाग रहे हैं। मैं पहुंच गया और रामलाल को पकड़ लिया और भी लड़के जुटाए। जोगी राय थोड़ी दूर पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, बात क्या है भाई, इस तरह जोगी राय पर खफा क्यों हो? बात क्या है, ये जोकर साला कुछ ना कुछ गढ़ता रहता है। आखिर हुआ क्या? एक लड़के ने बताया कि जोगी राय कह रहा था कि पिछले साल जब त्रिवेणी और हरे कृष्ण बाबा प्रयाग नहाने गए थे तो। हाँ, तो क्या? हरे कृष्ण बाबा ने जैसे ही पानी में डुबकी मारी चिल्ला उठे, जय त्रिवेणी जी। त्रिवेणी बाबा घाट पर खड़े थे। वे डरकर चिल्लाए, काहो भैया। उन्हें लगा कि हरे कृष्ण बाबा डूब रहे हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पानी में कूद पड़े, चिल्लाते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोगों ने समझा कोई भक्त है जो कृष्ण का नाम लेकर चिल्ला रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उधर हरे कृष्ण बाबा ने देखा कि त्रिवेणी बाबा पानी में कूद कर उनका नाम पुकार रहे हैं तो चिल्लाने लगे, त्रिवेणी जी त्रिवेणी जी। फिर तो चारों ओर शोर मच गया, त्रिवेणी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भाई, इस साले ने कैसी कहानी गढ़ी है मेरे पिता और चाचा के नाम पर। सच ये है कि ये लोग कभी प्रयाग नहाने गए ही नहीं, और मेरे पिता हरे कृष्ण को भैया कहेंगे, वे तो उनसे बड़े हैं। रामलाल गुस्से में हाँफ रहा था। मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा, अरे भाई रामलाल, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जोगी ने कोई गाली तो नहीं दी है। आपके पिताजी और चाचा जी को प्रयागराज में नहला ही तो रहा है। ये तो पुण्य का काम कर रहा है। अब रामलाल के बात समझ में आई तो चुप हो गया। मैंने जोगी को भी बुलाया। वो मुस्कुराता हुआ आया। उसकी मुस्कुराहट देखकर रामलाल फिर बौखलाने को हुआ कि मैंने शांत कर दिया। बच्चे भी हंसने लगे। मैं वहाँ से अलग हुआ तो सोचने लगा कि त्रिवेणी बाबा और हरे कृष्ण बाबा ने प्रयाग में स्नान किया हो या ना किया हो, जोगी राय ने हम सबको प्रसन्नता के प्रयाग में स्नान जरूर करा दिया।
इसी तरह की यादों में खोए खोए ना जाने कब नींद आ गई। जोगी राय दूसरे दिन भी मिलने नहीं आए और अब कभी मैं उनसे मिलने की बात करता तो भतीजा कहता वे मिलेंगे नहीं, रुकिए पहले मैं देख तो आऊँ, और आकर बताता वे घर पर नहीं हैं। कई दिन तक ये घटना दोहराई गई तो भतीजा झल्ला कर बोला, छोड़िए चाचा जी, आप क्यों इस नाचीज़ के लिए इतने बेचैन हैं। आप जैसा बड़ा आदमी इस जैसे घसकट्टे से मिलने के लिए आतुर है, और वो है कि उसे घास काटने से फुर्सत नहीं मिलती। अरे ऐसा मत कहो, सबका अपना महत्व होता है। कोई बड़ा होता है तो अपने घर का होता है, छोटे उससे दान लेने तो नहीं आते। सबके काम का अपना अपना महत्व होता है। हो सकता है जोगी राय आवश्यक कामों में फंसे हुए हों। छोड़िए चाचा जी, अरे जो आवश्यक काम सबको है वही उसको भी हैं। आखिर जिन लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगा वे अपने इन्हीं कामों के बीच में से तो आए। हो सकता है जोगी को अब आपसे मिलना अच्छा न लग रहा हो। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैंने कह तो दिया, किंतु जोगी राय जिस रूप में मेरे भीतर थे उसे महसूस करते हुए विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आखिर तीसरे दिन शाम को जोगी राय आए। दुआ सलाम हुई। उन्होंने आती अपनी विवशता की कहानी कहते हुए देर से आने की माफ़ी भी मांगी। बहुत दिन बाद आपसे भेंट हो रही है जोगी भाई। एक ज़माना गुजर गया, आपको देखते हुए बचपन की कितनी बातें याद आ गईं। बल्कि यूँ कहिए कि जब से गांव आया हूँ आपसे मिलने की संभावना बनी है, तभी से उन बातों में खोया हुआ हूँ। जोगी राय मुस्कुराए और बोले, हाँ श्रीधर भाई, वे दिन भी क्या दिन थे। कहकर उन्होंने बचपन की कुछ शरारतों का उल्लेख कर दिया और वहाँ बैठे हुए लोग हंसने लगे। कैसे रहे जोगी राय, बहुत दिनों बाद भेंट हो रही है ना। कैसे हैं घर परिवार के लोग। बचपन की वो मस्ती इस यात्रा में कहीं छूट गई कि साथ चलती रही। बचपन की मस्ती होती है भाई साहब। जब तक माँ बाप जीवित होते हैं अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। बपई के मरने के बाद तो सारा बोझ मेरे ही ऊपर आ गया ना। रेहन के खेतों से हम बड़े खेत वाले थे, लोगों ने रेहन के खेत छुड़ा लिए। फिर पहले तो पिताजी और उनके भाई लोग साथ थे, इसलिए खेत काफ़ी लगते थे। सब अलग हो गए तो खेतों की औकात समझ में आई। अपने खेत से काम चलाना मुश्किल हो गया। नौकरी खोजने लगा। पढ़ाई तो दर्जा 7 के बाद छूट ही गई थी। कोई लिखने पढ़ने की नौकरी तो मिलने से रही। किसी तरह रेलवे में नौकरी मिली, लेबर की। बस वहीं से थोड़ी बहुत तरक्की करता हुआ कुछ ऊपर उठा, खलासी बन गया। चलिए, नौकरी छोटी भी हो तो एक स्थायी सहारा बन ही जाती है। क्या सहारा बनेगा भाई साहब, छोटी से तनख्वाह में क्या सहारा बनेगा। घर पर पत्नी थी, 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटियां थीं और एक बेटा संजय। और सारे खर्चे छोड़ दीजिए, केवल 4-4 बेटियों के विवाह का ही खर्चा जोड़ लीजिए तो हाथ पांव फूल जाएं। 2-2 जगह गृहस्थी। आखिर संतानों में बड़ा था, सोचता था कि उसे अपने पास लाकर लिखाऊं पढ़ाऊं, लेकिन घर पर 4 लड़कियों के साथ मेरी औरत कैसे रहती। कोई पुरुष नाम का प्राणी तो वहाँ होना ही चाहिए था। मैंने अनुभव किया कि जोगी राय कुछ गमगीन हो गए हैं। एकाएक हंसे। शायद उन्हें लगा कि उनकी ख्याति हंसने हंसाने की रही है, उन्हें गमगीन नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने भारीपन को झटक कर फेंक दिया और अपनी सहज गर्दन हिलाऊ मुद्रा को कुछ तेज करते हुए हंसकर बोले, लेकिन भाई साहब, मैंने भी कमाई धमाई का कुछ रास्ता निकाल ही लिया। व्यापारी लोग अपना माल छुड़ाने माल गोदाम में आते थे तो उनका सामान खोजता था, यानी खोजने का बहाना करता था। सामान दिखाई पड़ गया तो उसे उठाकर ऐसी जगह फेंक देता था कि खोजते रहो, दिखाई ही ना पड़े, और आकर कहता था पता नहीं माल कहाँ पड़ा है, भीड़ में मिल नहीं रहा है, आज खोजे रहूँगा, कल परसों आइएगा। व्यापारियों के हाथ पांव फूल जाते थे। अरे नहीं भाई, हमारा तो बड़ा हर्ज हो जाएगा, कुछ करो भाई। मैं कहता क्या करूं, सामान पैदा करूं, अब ना जाने कहाँ दबा पड़ा है, कुछ माल छटेगा तो उसका पता चलेगा। वे कहते अरे नहीं नहीं, कुछ कीजिए भाई। इसका मतलब वे भी समझते थे और हम भी, यानी मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग। और जब व्यापारी जी कुछ पान फूल चढ़ाते थे तो उनका सामान खोज निकालने का नाटक करता था। बस ऐसी ही छोटी छोटी ठगी करके कुछ कमा लेता था। इतना कहकर जोगी राय जोर से हंसे और मुझे लगा कि जोगी राय अभी भी हंसते हैं, लेकिन उनकी हंसी का संदर्भ कितना बदल गया। तब अपना खोकर हंसते हैं,
अब पाकर हंसते हैं। लगा जैसे मेरे भीतर का सवाल उनसे टकरा गया। वे बोले, नहीं भाई साहब, इसमें अनुचित बात कोई नहीं थी। अरे ये व्यापारी ना जाने कितना कमाते हैं गरीब लोगों को ठग ठग कर। मैंने अपना पेट भरने के लिए उन्हें थोड़ा ठग लिया तो क्या बुरा किया। न ठगता तो मेरा घर कब का उजड़ गया होता। ये क्या पाप है भाई साहब? नहीं नहीं, ठीक ही किया। लाखों करोड़ों कमाने के लिए जो लोग दूसरों का खून चूसते हैं, उनकी कमाई में से अपनी दो रोटी के लिए पैसे खींच लेना कोई पाप नहीं है। ये तो जीवन की रक्षा है और जीवन की रक्षा पाप नहीं होती। फिर एक गंभीर चुप्पी बीच में आ गई। मैंने तोड़ी। होली 2 दिन रह गई है जोगी भाई। याद है ना अपने बचपन और जवानी के दिनों की होली? और सब लोग जो करते थे करते ही थे, कि तुम तो फागुन की मस्ती के प्रतीक बन जाते थे। बाप रे बाप, फागुनी हवा की तरह किस किससे छेड़छाड़, किस किसकी चीज़ों से छेड़छाड़, क्या क्या स्वांग, क्या क्या झूठे किस्से कहानियाँ, गाना बजाना, नाचना कूदना, चिढ़ने वाले लोगों पर छिप छिप कर पानी डालना, कीचड़ और धूल फेंकना। और गणपति बाबा की तो शामत आ जाती थी। वो तो तुमसे भागते फिरते थे, लेकिन रह रह कर तुम्हारे नाटक की लपेट में आ ही जाते थे। जोगी राय मुस्कुराए, फिर गमगीन हो गए। बोले, हाँ भाई साहब, मेरी उनकी जुगलबंदी खूब चलती थी। गालियाँ तो खूब देते थे, लेकिन मुझे प्यार भी करते थे, इसलिए दूर से होकर भी मेरे पास आ जाते थे। वो मेरी छेड़छाड़ पर गालियाँ तो देते ही थे, हंसी मजाक का जवाब भी खूब देते थे। देखिए वो कितने बुजुर्ग थे और मैं कितनी छोटी अवस्था का था, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरी उनसे यारी है। उनकी याद आती है तो मन रोने लगता है। मेरी हंसी मजाक उनके लिए 2 बार घातक सिद्ध होते होते बचा। उसके बाद तो मैंने कान पकड़ लिया और उनसे छेड़छाड़ बंद कर दी, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। और वे विशेषतया जब मैं फागुन में घर आता था तो मुझे पूछते हुए मेरे पास चले आते थे और अपनी उसी रौ में बहने लगते थे। वे 2 घटनाएं क्या थीं? जोगी भाई जरा मुझे भी तो बताइए। एक घटना तो सावन की है। हम दोनों बाजार से साथ ही आ रहे थे। बाढ़ आकर हटी थी। घर और बाजार के बीच एक नाला पड़ता था, वो हर बरसात में खूब भर जाता था। इस बार तो खैर बाढ़ ही आई थी। एक दूसरा रास्ता भी था जो लंबा था। मैंने गणपति बाबा से कहा, बाबा कहाँ लंबे रास्ते से घर जाइएगा, चलिए नाले में से चलते हैं। वो बोले, अरे पागल हो गए हो, उसमें छाती भर पानी है और धारा भी तेज है। मेरे पाँव कहीं फिसल गए तो तैरना भी नहीं आता है। अरे बाबा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात यह है बाबा, मैं कई साल पहले खूब बीमार पड़ा था, तो मेरी औरत ने मनौती मानी थी कि मेरे स्वामी अगर अच्छे हो गए तो किसी बामन को अपने कंधे पर बैठाकर नदी नाला पार कराएंगे। सो बाबा, उस मनौती को पूरा करने का इससे अच्छा अवसर क्या होगा। मेरे बड़े पुण्य जागे हैं कि आपके साथ आज बाजार से लौट रहा हूँ। गणपत बाबा तैयार हो गए। उन्हें कंधे पर बैठा लिया और ज्यों ही बीच धारा में गया, मैं डुबकी मारकर अलग हो गया और वो पानी में चित्त हो गए। मैं कुछ दूर हटकर खिलखिलाने लगा और वो पानी में ऊब चूब होने लगे। फिर मुझे होश आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। जाकर उन्हें पकड़ा और खींच कर धारा से बाहर ले आया। बाबा ने खूब गालियाँ दी। मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु रात भर मेरी आत्मा धिक्कारती रही कि ये कौन सा मजाक है। कहीं वे डूब गए होते तो। अब तक तो तुम अपने मजाक के लिए खुद को सजा देते रहे हो जोगी, अब दूसरों को सजा देकर मजाक का मजा ले रहे हो। उसी दिन तय किया था कि अब बाबा से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, खास तौर पर इस तरह की छेड़छाड़। जोगी राय चुप हो गए। लगा जैसे उसी पुराने पश्चाताप के गम में उतर गए हों। लेकिन आदत आसानी से नहीं जाती भाई साहब, और फागुन ससुरा तो आकर ही जाने कब मेरी उस आदत को उकसाने लगता था। याद है वो साल मैं नौकरी से आया हुआ था और अपने खलियान में बैठा हुआ था। गणपति बाबा मुझे खोजते हुए आ गए थे। कुछ और लोग भी आ गए। वैसे तो लोगों को मेरी चुहलबाजी का आकर्षण खींच लाता था, लेकिन जब वे गणपत बाबा को मेरे साथ देखते थे तो हुलसित हो जाते थे। सो और लोग भी आ गए। वहाँ पेड़ की एक डाल रखी थी जिसका बीच का भाग जमीन पर था और दोनों सिरे जमीन से उठे हुए थे। मैं उसके एक सिरे पर बैठकर दूसरे पर आग्रहपूर्वक गणपति बाबा को बैठा दिया। इससे संतुलन कायम था। मेरे न चाहते हुए भी छेड़छाड़ शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उकसाया, कुछ गणपति बाबा के हंसी मजाक ने। देखते देखते फागुन का वातावरण गहरा उठा। किसी मजाक से छिड़कर
गणपत बाबा होश में आए ही थे कि मैं डाल पर से उठ गया। डाल का संतुलन बिगड़ा, गणपत बाबा दूर जा गिरे। लोग हो कर हंसने लगे, लेकिन जब गणपति बाबा के कराहने की आवाज़ आई तो हमने झपट कर उन्हें उठाया। मालूम पड़ा उनके पाँव में काफ़ी चोट आई है। मैं बहुत दुखी हुआ। कई दिन तक मैं अपने को धिक्कारता रहा और दोबारा तय किया कि अब इनसे मजाक नहीं करूँगा। फिर एक चुप्पी छा गई। कुछ क्षण बाद मैंने पूछा, अब तो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए होंगे? हाँ, एक तरह से हो गया हूँ। 4 बेटियाँ थी, सभी ब्याह दी गईं। और बेटा संजय क्या करता है? मैंने पूछा। वे चुप रहे और लगा कि धीरे धीरे भारी हो रहे हैं। फिर उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं चकित सा उन्हें देखता रहा। अरे, मैंने क्या कह दिया कि इनका यह हाल हो गया? जोगी राय चुप ही रहे और लगता था कि वो अपनी रुलाई को चाँप रहे हैं। किंतु भतीजे ने कहा, चाचा जी, इनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। 2 साल पहले इनका इकलौता जवान बेटा चल बसा। ओह, माफ़ करना जोगी भाई, मैंने आपके दर्द को छेड़ दिया। आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यद्यपि पूछना चाहता था कि कैसे क्या हो गया था। फिर भतीजा ही बोला, चाचा जी, संजय एक जलते हुए घर में कूद पड़ा था। होली के दिन गणपत बाबा के घर में किसी ने आग लगा दी थी। उनका पोता मकान में फंस गया था। सभी लोग बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन भीतर कोई नहीं बैठ रहा था। संजय ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। अरे, ये तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। जोगी राय संभल चुके थे। बोले, भाई साहब, मैंने बहुत चाहा कि संजय कुछ पढ़ लिख ले, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में मेरा भी बाप निकला। मैंने 7 पास कर लिया था तो उसने तो ये भी नहीं किया। उसे लेकर मैं बेहद परेशान रहा और कभी कभी सोचता था कि मेरे साथ न रहने के कारण वो आवारा निकल गया। क्या करता? नौकरी छोड़कर घर पर भी तो नहीं बैठ सकता था। सोच लिया कि कोई बात नहीं, पढ़ाई के ख्याल से निकम्मा ही सही, गांव की घर गृहस्थी तो संभालेगा ही। कुछ खेत मैंने और खरीद लिए थे और संतोष था कि इससे बेटे का काम चल जाएगा। 2 भैंसें भी खरीदी थी, दूध पिएगा और बेचेगा भी। शादी भी कर दी। संतानें भी होंगी ही। हाँ, 2 बेटियां ही हैं। मैं अपनी बेटियों की शादी करके निश्चिंत हुआ था, लेकिन बताइए, जवान बहू, 2 पोतियां, अब क्या करूं? मैं क्या कहता, चुप रहा। भाई साहब, मैंने चाहा कि भैंसों को बेच दूं, कौन बवाल पाले इस बुढ़ौती में, लेकिन संजय का इतना बड़ा गहरा लगाव था इन भैंसों से, इसलिए इन्हें बेच नहीं पाया। अपने को उनके साथ लगा लिया है। कोई चराने के लिए यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ, इससे मन भी बहलता है और लगता है संजय मेरे साथ है। मैं बहुत भारी हो आया था, लगता था रो दूंगा। व्यंग्य विनोद के जीवंत व्यक्तित्व का इस तरह टूटना मुझे तोड़ रहा था। लेकिन भाई साहब, जोगी राय के स्वर में एक ऊर्जा सी महसूस हुई। मैंने सिर उठाकर उन्हें देखा। मैं संजय को बहुत निकम्मा और मूर्ख कहता रहा। न जाने किन किन शब्दों से उसे कोसता रहा, लेकिन उसने गणपति बाबा के पोते की जान बचाकर मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बेटे के, और वो भी इकलौते बेटे के मरने के गम का आर पार नहीं है, लेकिन वो इस तरह मरकर मेरा सिर ऊंचा कर गया। और विडंबना देखिए कि अपने को लायक कहने वाला जोगी राय जिंदगी भर छेड़छाड़ कर गणपति बाबा को दुखी ही करता रहा, और उसके नालायक बेटे ने गणपति बाबा के पोते को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जोगी राय ठठाकर हंसे तो मैंने उस हंसी को पहचानने की कोशिश की। भाई साहब देखिए, इस गांव में अब होली नहीं होती, उसकी छूट छुड़ाई जाती है। देखिए, 2 दिन रह गए होली को, सम्मति नहीं गड़ी, लेकिन आप आ गए हैं तो होली होगी, जमकर होगी। आपके साथ जोगी राय फिर एक बार जोगी राय बनेगा। और सुनो भाइयों, आज के लौंडों को छोड़ो, चलो अभी मेरे साथ चलो, सम्मति गाड़ते हैं, सम्मति बटोरते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। साथ बैठक कुछ लोगों को पकड़े हुए जोगी राय वहाँ से चल पड़े। वे एक जोगीड़ा गा रहे थे, उनके स्वर में कुछ स्वर मिलने लगे। मैं भी साथ हो लिया। मैं सब देखता रहा और ये नहीं समझ पा रहा था कि जोगी राय के दर्द से उल्लास फूट रहा है या उल्लास से दर्द। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामदरस मिश्र की लिखी हुई कहानी विदूषक। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।